मैं कुमार सौरभ और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बेसिक प्रैक्टिकल ऑफ कंपनी। जनरली इससे पहले वाले क्लासेस में मैंने इशू ऑफ शेयर चैप्टर का पढ़ाया था, तो कुछ कमेंट्स आए कि सर आपका हैंड राइटिंग नहीं होता। मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपको कुछ अच्छे तरीके से एक सही हैंड राइटिंग थोड़ा वो अपने हिसाब से मैं ट्राई कर सकता हूँ देखूंगा मैं। यहाँ पे सिलेबस सबसे पहले आपको देखना है कंपनी चैप्टर का बेसिक सिलेबस है क्या क्लास 12 के सिलेबस में। यहाँ पे आपको पढ़ना है कंपनी चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स। फर्स्ट, इशू ऑफ शेयर। सेकेंड, calls in area, calls in area. Third, calls in advance. Fourth, over subscription of shares. फिफ्थ आपका आएगा फॉरफिशर ऑफ शेयर्स। सिक्स्थ, रीइशू ऑफ शेयर्स। सेवेंथ, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन other than cash। जनरली क्लास 12 के सिलेबस में आपका ये टॉपिक प्रैक्टिकल के हिसाब से आपको कंप्लीट करना होगा। यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी कंपनी शेयर इशू क्यों करती है। जैसे कि किसी भी बिजनेस को अगर आप चलाते हो, शुरू करते हो, तो सबसे पहले बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए। अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है तो प्राइवेट कंपनी को तो शेयर इशू करना नहीं होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी के पास अगर सफिशिएंट कैपिटल का अमाउंट नहीं है तो पब्लिक कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर सकती है। मार्केट में क्या इशू कर सकती है? शेयर इशू कर सकती है। अब सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि शेयर होता क्या है। तो शेयर एक्चुअली जब किसी पब्लिक कंपनी के पास insufficient cash balance है for the purpose of investment, तो इस सिचुएशन में कंपनी अपने कैपिटल्स को मार्केट से शेयर के तौर पे प्राप्त करती है। अब शेयर के बारे में है कि कंपनी को जितना भी सफिशिएंट कैपिटल चाहिए, कंपनी अपने कैपिटल्स को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे मान लीजिए कि हमें कंपनी चलाना है और कंपनी के लिए हमें चलाने के लिए हमें कैपिटल चाहिए 1 लाख रुपए। अब मेरे पास उतना सफिशिएंट कैपिटल बैलेंस है नहीं, तो ये कैपिटल का अमाउंट मैं कहां से लाऊंगा? इस सिचुएशन में तो मैं कंपनी नहीं चला सकता। लेकिन हमारे पास अगर हमने पब्लिक कंपनी बनाई है तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम मार्केट में उस 1 लाख के अमाउंट के बराबर शेयर को मार्केट में इशू कर सकते हैं और उस अमाउंट को रिसीव कर सकते हैं। तो कंपनी करती क्या है कि 1 लाख रुपए को एक सफिशिएंट छोटे छोटे टुकड़े में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे मान लीजिए कि आपको कैपिटल 1 लाख
किसके, इसको आपने 100 के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब इसे 100 टुकड़े बांट दिए, तो आप 1 लाख के कितने टुकड़ों करोगे? ओवरऑल 1000। तो ये 1000 आपके पास क्या हो गया? शेयर हो गया। बेसिकली ये क्लास प्रैक्टिकल व्यू से है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल के व्यू से इन सारे टॉपिक्स को हैंडल करूंगा। इसके थियोरेटिकल क्लासेस इसके पिछले क्लासेस में मैं ले चुका हूं। यहां पे जो भी टॉपिक मैं हैंडल करूंगा, इस हर एक टॉपिक का सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली होता क्या है, उसके इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके बाद मैं इसके जनरल को कवर करूंगा और इन हर एक टॉपिक्स में एक खुद का एक एग्जांपल आपको दूंगा जो कि आपके लिए उसे समझने के लिए बेटर होगा। यहां पे आप देख रहे हैं, तो ये आपका कैपिटल था। तो कैपिटल को आपने क्या किया? 100 के पार्ट्स में, 100 रुपए के पार्ट्स में आपने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया और ये ओवरऑल 1000 शेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसलिए इस ओवरऑल कैपिटल को हम लोग कहते हैं शेयर्स कैपिटल, सॉरी शेयर कैपिटल। इस ओवरऑल कैपिटल को हम क्या कहेंगे? शेयर कैपिटल। अब यहां पे ये जितने भी टॉपिक्स हैं, इसका फर्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स। अब इशू ऑफ शेयर्स में मैं आपको बता रहा हूं, इसका पहला टॉपिक है आपका इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर क्या होता है ये मैंने बता दिया। अब सिंपल सी बात है कि कंपनी शेयर कितने व्यू से इशू कर सकती है। तो मैंने पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंपनी शेयर इशू 2 तरीके से कर सकती है। फर्स्ट, फॉर कैश, कैश के रूप में कंपनी अपने शेयर का पैसा आपसे ले सकती है। सेकेंड, अदर देन कैश, मतलब कि अगर मान लीजिए कि हमारी कंपनी ने शेयर इशू किया और ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो कि हमारी कंपनी के शेयर को लेने में इंटरेस्टेड है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो यहां पे एक ऑप्शन है कि अगर आपके पास ऐसा कोई एसेट्स जो कि कंपनी के काम में आ सके, कंपनी आपसे वो एसेट्स परचेज कर लेती है और उस एसेट्स के वैल्यू के बराबर आपको मार्केट में शेयर देती है। इस सिचुएशन में आप देखेंगे फॉर कैश के पर्पस में, अभी तो कंसीडरेशन अदर देन कैश नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगा। फॉर कैश के पर्पस में क्या होता है, सबसे पहले आप देखेंगे प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर, मतलब किसी भी कंपनी के द्वारा शेयर इश्यू करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं। पहला, उस कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है सबसे पहले कंपनी एक बैंक अपॉइंट करती है जिसमें कि उस कंपनी का एक अकाउंट होता है। दूसरे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक्चुअली क्या होता है, प्रोस्पेक्टस के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बता चुका हूं।
प्रोस्पेक्टस एक्चुअली होता है कि कोई भी कंपनी मार्केट में शेयर इशू करने से पहले अपना सारा इंफॉर्मेशन, अपने कंपनी से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन कंपनी प्रोस्पेक्टस के तौर पर इशू करती है और उसमें शेयर के बारे में भी जो भी टर्म एंड कंडीशंस होते हैं वो कंपनी प्रोस्पेक्टस के थ्रू आपके पास रखती है। उसके बाद कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करती है। इसमें क्या होता है कि कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करती है, मतलब जिस जिस व्यक्ति को जितना शेयर चाहिए, मतलब जितने शेयर के लिए वो इंटरेस्टेड होते हैं उतने शेयर के बराबर वो एप्लीकेशन करते हैं कंपनी को। फोर्थ है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। उसके कंपनी के पास अपनी मर्जी होती है। देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो बहुत सारी मात्रा में शेयर होल्डर्स के द्वारा एप्लीकेशन किया जाता है। तो ये कोई जरूरी तो नहीं है कि कंपनी को जितने भी एप्लीकेशन मिले कंपनी उन सभी शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट कर। कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो किस तरह से शेयर अलॉट करे और जिस शेयर होल्डर्स, जिस पब्लिक को कंपनी शेयर अलॉट करती है उसी से कंपनी उससे अलॉटमेंट के पैसे को लेती है। उसके बाद टू मेक कॉल्स। इसमें जो भी होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि शेयर का कुछ पैसा अगर बच गया हो, मतलब कुछ पैसे कंपनी ऑन एप्लीकेशन लेती है, मतलब जब आप शेयर के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो तो उसके कुछ इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के रूप में लेती है। जब कंपनी आपको शेयर अलॉट कर चुकी थी आपके नाम पे उस समय आपसे कुछ पैसे लेती है। उसके बाद टू मेक कॉल्स, अगर किसी शेयर का पैसा अगर बकाया रह गया, सॉरी जो शेयर का पैसा कुछ पार्टली अमाउंट बच गया तो कंपनी उसे अनदर इंस्टॉलमेंट के तौर पर भी डिमांड करती है और अलॉटमेंट के बाद जितने भी इंस्टॉलमेंट डिमांड करती है वो कॉल्स कहलाता है। इसके बाद आप देखेंगे ये तो आपका हो गया प्रोसीजर्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। सबसे पहले कंपनी बैंक अपॉइंट करेगी, सेकंड उसके कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करेगी और पब्लिक के बीच। उसके बाद कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन रिसीव किया जाएगा जिसमें कि जितने शेयर के लिए पब्लिक का डिमांड है उतने शेयर के लिए। उसके बाद कंपनी अलॉट करेगी शेयर आपके नाम पे, पब्लिक के नाम पे। उसके बाद टू मेक कॉल्स, अगर उसके बाद जो पैसा बच गया वो इनसफिशिएंट बैलेंस वो कंपनी कॉल्स के तौर पर डिमांड करती है। अब इसमें हम देख रहे हैं ये तो हो गया प्रोसीजर। अब यहां पे इसका पहला टॉपिक हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर फोरकास्ट। तो यहां पे एक्चुअली होता क्या है कि कंपनी शेयर को कितने तरीके से इशू करती है। तो यहां पे कंपनी शेयर को तीन तरीके से इशू करती है बेसिकली। फर्स्ट एट पार, इसका हिंदी होता है सब्सिक्वेंट। सेकेंड एट प्रीमियम, मतलब जब कंपनी अपने शेयर का पैसा मार्केट वैल्यू अपने कॉस्ट प्राइस से ज्यादा वैल्यू में रखती है। एंड थर्ड इशू एट डिस्काउंट। इस सिचुएशन में क्या होता है, देखिए एट पार की सिचुएशन में होता है कि मान लीजिए कि अगर कंपनी एक शेयर का कॉस्ट प्राइस 10 रुपया रखती है और उस 10 रुपए के शेयर को मार्केट में वो इशू करती है 10 रुपए में। CP इक्वल टू कॉस्ट प्राइस
एंड आईपी इशू प्राइस। अगर एक किसी शेयर का कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है और उसे मार्केट में 10 रुपये में ही बेचा जाए तो उसे एट पार कहेंगे। अगले केस में अगर एक शेयर का कॉस्ट प्राइस आप 10 रुपये रख रहे हो और कंपनी मतलब कि कंपनी एक शेयर का कॉस्ट प्राइस 10 रुपया रख रही है और 10 रुपये के शेयर को मार्केट में इशू कर रही है 11 रुपये में, ये कहलाएगा इशू एट प्रीमियम। तो सिचुएशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक शेयर का प्राइस आपने 10 रुपया रखा और इशू किया 9 रुपये में, तो ये क्या कहलाएगा एट डिस्काउंट। अब यहां पे देखेंगे एक एक करके इस टॉपिक को। फर्स्ट केस में क्या करा है, इशू ऑफ शेयर को कैसे केस में, इसका फर्स्ट सिचुएशन क्या है एट पार। एट पार का मतलब है सम मल्टीपल। इस सिचुएशन में होता क्या है, क्या करेंगे यहां एक्चुअली है कि अगर आप एट पार इशू कर रहे हैं तो कंपनी जो अपने शेयर का जो भी अमाउंट को फाइनल करती है उसके वैल्यू को कंपनी दो तरीके से देती है। उसके बराबर अमाउंट को कंपनी दो तरीके से रिसीव करती है। फर्स्ट केस है आपका लंप सम पेमेंट। लंप सम पेमेंट, लंप सम पेमेंट कहने का मतलब है लंप सम पेमेंट का मतलब है कि कंपनी जितने भी शेयर आपको अलॉट करेगी उन सभी शेयर्स का जो उसका प्राइस होगा उन सारे अमाउंट को कंपनी एक ही बार में आपसे लेगी। मतलब जितना भी शेयर प्रोस्पेक्टस कंपनी ने इशू किया, मान लीजिए कि आप 100 शेयर ले रहे हैं, आपने कितना लिया 100 शेयर और एक शेयर का वैल्यू कितना था 10 रुपीस, तो इसके हिसाब से कंपनी आपसे कितने पैसे रिकवर करेगी 1000 रुपीस। तो 100 शेयर का टोटल वैल्यू आपका कितना हो गया 1000। तो लमसम के केस में कंपनी कहती है कि आप सारा का सारा अमाउंट एक ही बार पेमेंट करो और इस सिचुएशन में कंपनी अपने सारे पैसे को कब लेगी आपसे ऑन एप्लीकेशन के समय, ऑन एप्लीकेशन के समय। मतलब कि जिस डेट में कंपनी को आप एप्लीकेशन कर रहे हैं कि आपको शेयर चाहिए, उस एप्लीकेशन मनी के साथ ही उस एप्लीकेशन फॉर्म में आप शो करेंगे कि आपको कितना शेयर चाहिए। उतने शेयर का कंपनी का एक शेयर का वैल्यू जितना होगा उसके हिसाब से जो भी पैसा आपको बनेगा कंपनी वो पैसा आपको एप्लीकेशन के समय लेगी। इस सिचुएशन में कंपनी जर्नल एंट्रीज क्या रिकॉर्ड करेगी, जब कंपनी के पास पैसा मिला, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या होगा, being share application money, being share application money received on share at the rate of each। अब यहां पे आप देख रहे हैं कंपनी को पैसा आया। दूसरा एंट्री क्या होगा, कंपनी मार्केट में शेयर क्यों इशू कर रही है, ताकि कंपनी को कैपिटल चाहिए। तो जो भी पैसा कंपनी को एप्लीकेशन के साथ आ रहा है उस शेयर का, कंपनी उस पैसे को कहां अलॉट करेगी, कहां ट्रांसफर करेगी, कैपिटल में। तो एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, being share application money
ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि जब भी कंपनी एट पार इशू कर रही है और उसमें भी सारा का सारा पैसा लमसम पेमेंट के व्यू से मिल रहा है, तो जितने भी शेयर्स होंगे उनका ओवर वैल्यू आपको एप्लीकेशन के समय कंपनी के पास जमा करना पड़ेगा, कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। इस सिचुएशन में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने मार्केट में 10,000 शेयर इशू किया एट द रेट ऑफ एक्सचेंज। तो कंपनी एक्स लिमिटेड ने इशू कितना किया? 10,000 शेयर। और इस सिचुएशन में 10,000 शेयर कितने वैल्यू है? तो 10,000 और एक शेयर का प्राइस 10 रुपए। मान लीजिए पब्लिक का डिमांड, मतलब कि सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर सब्सक्राइब शेयर भी आपका टीवी टॉलेंट है। मान लिया कि आपने इशू किया 10,000 शेयर और कंपनी और पब्लिक की तरफ से डिमांड भी आपका 10,000 शेयर का ही है। तो 10,000 शेयर आपने इशू किया, पब्लिक डिमांड 10,000 शेयर का है और एक शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपीस। और कंपनी ने ये टर्म एंड कंडीशन रखा है कि सारा अमाउंट आपको लमसम पेमेंट करना होगा। तो 10,000 शेयर गुणित 10 इक्वल टू 1 लाख रुपया कंपनी आपसे रिकवर करेगी। फिर उसी पैसे को वो अपने कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। तो यहां आपने देखा लमसम पेमेंट का केस। इसके साथ इसका सेकेंड ऑप्शन भी है कंपनी के पास कि कंपनी या तो लमसम पेमेंट ले सकती है या फिर कंपनी उसे छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है। मान लीजिए यहां पे मैंने एक क्वेश्चन पे इस एग्जांपल में चेंज किया कि मान लीजिए कि एक शेयर का 10 रुपए प्राइस है, कंपनी ने ये ऑप्शन दिया कि आप ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीस, ऑन अलॉटमेंट 4 रुपीस, ऑन कॉल 3 रुपीस। यहां मैं केस आपको बता रहा हूं, इसे जब छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में डिमांड किया गया, मतलब ये लमसम का केस नहीं है। यहां पे आप देख रहे हैं एट पार वैल्यू। यहां पे आपने अभी हमने आपको बताया कि 10,000 शेयर और एक शेयर का प्राइस 10 रुपए, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में कंपनी डिमांड किया है। और इस सिचुएशन में यहां पे कंपनी के पास कंपनी ने ऑप्शन दिया है कि इस पैसे को कंपनी इंस्टॉलमेंट वाइज लेगी, इंस्टॉलमेंट वाइज। तो इस सिचुएशन में कंपनी ने क्या किया कि 10 रुपए प्रति शेयर, एक शेयर हर एक शेयर के बदले एप्लीकेशन मिलती है अलॉटमेंट, मतलब यहां पे उस अमाउंट को इसने 3 इंस्टॉलमेंट में डिमांड किया है। तो एप्लीकेशन के समय वो कितना डिमांड करेगा? ओवरऑल 10,000 शेयर इसको मल्टीप्लाई 3 इसको एप्लीकेशन के समय उसका वैल्यू कितना डिमांड होगा? 30,000। अगर अलॉटमेंट की बात करें तो 10,000 शेयर का 4 रुपए के हिसाब से कंपनी को कितने पैसे चाहिए? 40,000 रुपीस। और यहां पे आप देख रहे हैं कॉल का पैसा, तो 10,000 शेयर गुणित 3 इक्वल टू कंपनी आपसे डिमांड करेगी 30,000 रुपए। अब बात है इसका जर्नल क्या होगा? एप्लीकेशन में आप क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन में आप कर रहे हैं 10,000 शेयर है, एक का प्राइस कितना था? एप्लीकेशन अमाउंट 3 रुपीस। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं कि 10,000 शेयर और एक का प्राइस 3, तो उसके हिसाब से कंपनी आपसे कितना एप्लीकेशन का पैसा ले रही है?
30,000 रुपीज। यहाँ आप लिख सकते हैं बिग शेयर एप्लीकेशन में रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 each। उसके बाद इस 30,000 को कंपनी कहां ट्रांसफर करेगी? अपने कैपिटल में। कंपनी जिस पर्पस के लिए शेयर इशू कर रही है, कैपिटल राइज करने के पर्पस से, तो जो भी अमाउंट शेयर के थ्रू कंपनी को मिलेगा, कंपनी उसे कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। तो ये था एप्लीकेशन एंट्री। अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं अलॉटमेंट का एंट्री। यहां पे आपने देखा कि कंपनी एप्लीकेशन अमाउंट रिकवर कर रही है। अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि अलॉटमेंट का वैल्यू कितना हो गया? 10,000 शेयर, चार्ट के हिसाब से आपको 40,000 रुपए। और कंपनी जब अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को मिलेगा, कंपनी पहले उस पैसे की डिमांड करेगी। एंट्री क्या होगा? सेट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। Being share allotment money due on 10,000 share at the rate of ₹4 each। तो 10,000 शेयर का आपका वैल्यू कंपनी को मिलेगा कितना? 40,000 रुपया। उस पैसे को कंपनी क्या करेगी? ये ड्यू एंट्री है, अभी कंपनी को ये पैसे मिले नहीं है। कंपनी सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को डिमांड के तक पर्पस से यहाँ पे ड्यू के पॉकेट दिखाएंगे। और जब ये पैसा कंपनी को रिसीव होगा, कंपनी एंट्री क्या करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ 40,000 से हो रहा है। नरेशन आप क्या लिखोगे? Being share allotment money, being share allotment money received on 10,000 share at the rate of ₹4 each। अब यहाँ पर आपने देखा कि allotment का पैसा इससे मिल रहा है। अब देखिए कॉल का पैसा। कॉल में क्या था? ₹3 प्रति शेयर। आपने कितने शेयर पब्लिक को दिए हैं? 10,000 शेयर। तो 10,000 के हिसाब से 10,000 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30,000 रुपए। कॉल का पैसा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, या आप लिख सकते हैं शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या होगा? Being share call money due on 10,000 share at the rate of ₹3 each। तो 10,000 शेयर, एक का ₹3, तो अलॉटमेंट मनी कॉल मनी क्या हो गया? 30,000 रुपए। अब ये अमाउंट जैसे कंपनी रिसीव करेगी, वो एंट्रीज क्या करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, या टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आप दोनों यहां लिख सकते हैं। नरेशन क्या होगा? बैंक शेयर कॉल मनी रिसीव ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 each। तो यहां पे आपने देखा कि कंपनी जब अपने शेयर को एट पार इश्यू करेगी, तो एट पार के केस में मैंने आपको फर्स्ट बताया कि जब कंपनी लमसम की पेमेंट के तौर पर कंपनी पैसे रिसीव करती है, तो आप उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। और जब कंपनी अपने शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट के तौर पर रिसीव करती है, तो उस सिचुएशन में आप क्या एंट्रीज करेंगे। तो ये सिचुएशन था एट पार का। अब यहां सेकेंड सिचुएशन आता है एट प्रीमियम। मैंने भी आपको बताया एट पार।
अब मान लीजिए मैं अब आपको बता रहा हूं एट प्रीमियम। इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन आप देखेंगे किताब में तो कंपनी का सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन सा शेयर इस कंपनी ने किया है, किस नेचर का शेयर इशू किया है। हो सकता है कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया हो या कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किया हो। तो इसके जर्नलिटीज पे कुछ खास इफेक्ट नहीं आएंगे, मतलब जहां जहां शेयर वर्ड यूज करें, जैसे देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो आप यहाँ लिख सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, या अगर प्रेफरेंस शेयर रहा तो टू प्रेफरेंस। मतलब शेयर क्या है, मतलब जितने भी शेयर आपने लिखे इस पूरे क्वेश्चन में आप शेयर के आगे आपको लिखना है। अगर वो इक्विटी शेयर रहा तो इक्विटी आगे लिखना है, शेयर के आगे लगाना है। अगर वो प्रेफरेंस शेयर रहा तो प्रेफरेंस शेयर यूज करना है। इस तरह से आप इन सभी एंट्रीज में जहां जहां शेयर आपने लिखा है वहां इक्विटी शेयर आगे इक्विटी शेयर लगाना है, प्रेफरेंस रहा तो प्रेफरेंस शेयर, ऑल ओवरऑल क्वेश्चन। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला था कि अगर कंपनी शेयर एट प्रीमियम इशू करती है तो इस सिचुएशन में क्या होगा। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने भी बताया एट पार के केस में। एट प्रीमियम के केस में क्या होता है, एट प्रीमियम के केस में होता है कि अगर मान लीजिए कि कंपनी ने एक शेयर का कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज रखा, लेकिन कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज, लेकिन उस शेयर को उसने इशू किया कितने में, 11 रुपीज में। तो यहां पे जो डिफरेंस है आपका 1 रुपया, ये आपका प्रीमियम कहलाएगा। अब इस सिचुएशन में आप देखेंगे दोनों फॉर्मेट्स में कि अगर कंपनी सारे अमाउंट्स लमसम तौर पे रिसीव करती है, मतलब कि एक ही बार में रिसीव करती है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे। देखिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ खास इसमें नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी, इसी एग्जांपल को मैं डील कर रहा हूं। तो यहां पे क्या देखा कि मान लीजिए एक्स लिमिटेड कंपनी है 10,000 शेयर इशू कर रही है, एक शेयर का प्राइस 10 रुपया और इसने इशू किया 10 + 1 बराबर 11 रुपए में। और कंपनी ने कि इस पैसे को आपको लमसम पेमेंट लेना है, मतलब कंपनी आपसे लमसम पेमेंट के तौर पे रिसीव कर रही है। कंपनी आपसे सारे शेयर के पैसे, मतलब जितने भी आपको शेयर अलॉट करेंगे उससे का जो भी पेमेंट वैल्यू है कंपनी एक ही बार आपसे रिसीव कर रही है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में यह माना जाएगा कि कंपनी जितने शेयर आपको अलॉट कर रही है, इशू कर रही है, अलॉट कर रही है, उसका ओवरऑल वैल्यू जो होगा कंपनी और एप्लीकेशन के समय ही डिमांड कर रही है आपसे। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यहां पे आप देखिए आपके कितने शेयर थे, 10,000 शेयर, एक शेयर का प्राइस क्या है 11 रुपया। तो इस सिचुएशन में कंपनी आपसे कितने पैसे ले रही है, 1,10,000 रुपए। कंपनी आपसे कब ले रही है, और एप्लीकेशन के समय, तो आप एग्री कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर। अगर इक्विटी शेयर रहा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अगर प्रेफरेंस शेयर रहा तो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। वर्किंग नोट क्या होगा, बिल शेयर एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹11 each। इस 11 रुपीज में 1 रुपये के बराबर पैसा जो होगा वो प्रीमियम का वैल्यू, मतलब इस 1,10,000 में 10,000 शेयर गुना 10 = 1,00,000 उस शेयर का एक्चुअल वैल्यू हो गया, और 1 रुपये के बराबर जो पैसा होगा 10,000 रुपया वो उसका प्रीमियम वैल्यू होगा। तो इस प्रीमियम की
कहां दिखाएंगे? इसके ट्रांसफर के एंट्री में। ये प्रीमियम कंपनी के लिए क्या है? कैपिटल नेचर का इनकम होता है, और कैपिटल नेचर का इनकम इसलिए होता है क्योंकि कंपनी ने इसे कैपिटल एराइज करने के समय ही डिमांड किया। अब यहां आप देख रहे हैं कि उसने कंपनी ने कितना रिसीव किया? 1,10,000 रुपए। एप्लीकेशन से पैसे मिले 1,10,000। अब कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? 1 लाख, और 10,000 रुपया जो है वो उसे प्रीमियम के तौर पर दिखाएगी। तो यहाँ पे आप टू शेयर प्रीमियम भी लिख सकते हैं, या टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आप लिख सकते हैं। आप शेयर प्रीमियम, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट कितना होगा आपका? 10,000 रुपए। अब यहाँ पे आपने देखा कि कंपनी जो भी पैसे रिसीव कर रही है एज ए लंप सम पेमेंट रिसीव कर रही है। लेकिन अगर इसके ठीक अगले केस में अगर आप देखते हैं कि अगर कंपनी ने पैसा लंप सम के रूप में रिसीव नहीं करके कंपनी ने ये पैसा इंस्टॉलमेंट रूप में डिमांड किया, अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में अगर ये रहे कि इसके पैसे को कंपनी ने छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में डिमांड किया है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अब यहां पे आप देख रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन मैंने एक चेंज नहीं किया, यहां मान लीजिए क्या है कि एक्सेप्टेड एक कंपनी है, उसने 10,000 शेयर इशू किया, पब्लिक डिमांड भी मान लीजिए कि 10,000 आपने किया, लेकिन पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए? मतलब पब्लिक डिमांड कितना हुआ? 8,000 शेयर किए। देखिए यहां ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है और पब्लिक 10,000 का डिमांड कर रहा है, 10,000 शेयर का डिमांड कर रहा है, तो कंपनी उस सिचुएशन में से 10,000 डिमांड करेगी, 10,000 शेयर के लॉट करेगी। लेकिन अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, लेकिन पब्लिक डिमांड जो है वो 8,000 शेयर का है, तो क्या कंपनी तो बेवकूफ है नहीं? ये कंपनी इशू कर रही है 10,000 शेयर और पब्लिक डिमांड 8,000 शेयर का है, तो कंपनी पब्लिक को 10,000 शेयर दे। उस सिचुएशन में ये अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी उतने ही शेयर डिमांड, उतने ही शेयर अलॉट करती है पब्लिक को जितने का पब्लिक ने डिमांड किया। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने इसके वैल्यू में कुछ चेंज नहीं किया है। वैल्यू में मैंने क्या किया कि मान लीजिए कि एक्स कंपनी है 10,3। अब देखिए यहां पे 3 रुपए मैंने इसलिए दिखाया है कि आपको मैं समझा सकूं कि प्रीमियम के अमाउंट को आप किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो प्रीमियम का अमाउंट जो होता है कंपनी किसी भी समय डिमांड कर सकती है। कंपनी प्रीमियम के पैसे को ऑन एप्लीकेशन में डिमांड कर सकती है, सारे अमाउंट 3 रुपीस जो एक्सेस है वो ऑन एप्लीकेशन के समय डिमांड कर सकती है, या 3 रुपए प्रीमियम को अलॉटमेंट के समय डिमांड कर सकती है, या कॉल के अमाउंट डिमांड कर सकती है। अगर मान लीजिए मैं पहले समझा रहा हूं कि मान लीजिए 3 रुपए प्रीमियम है और 3 रुपए में 1 रुपया अलॉटमेंट पे, 1 रुपया एप्लीकेशन पे और 1 रुपए कंपनी ने डिमांड किए
कॉल पे। मतलब ही कंपनी ने प्रीमियम का पैसा हर एक इंस्टॉलमेंट में 1 रुपये डिमांड किया है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि इस सिचुएशन में आपको प्रीमियम का अमाउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको तीनों के साथ दिखाना होगा। जैसे 8000 शेयर, अब यहाँ पे 3 + 1 कितना हो गया 4, यहाँ पे कितना है 4 + 1 = 5, अब यहाँ कितना है 3 + 1 = 4। अब आप इन तीनों को जोड़िए तो आपके एक शेयर का प्राइस आपको 30 रुपीज रिकवर होगा। तो 8000 शेयर, एप्लीकेशन अमाउंट 4 रुपए, तो एप्लीकेशन का वैल्यू क्या होगा, एप्लीकेशन का अमाउंट क्या आएगा 8000 शेयर और एक का प्राइस 4 रुपीज। Being share application will be received on 8000 share at the rate of 4 each। उसके बाद इसमें 1 रुपए के बराबर आपका प्रीमियम का पैसा है, तो 8000 में 8000, ये आपका क्या हो गया 8000 रुपये प्रीमियम का अमाउंट और 3 रुपए के बराबर 24,000 रुपए किसमें जाएगा शेयर कैपिटल में। उसके बाद आप देख रहे हैं 8000 शेयर है, अलॉटमेंट का कितना है 5 रुपए, तो 8000 में 5 40,000। अब यहाँ पे आप क्या दिखाओगे टू शेयर प्रीमियम या टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इस सिचुएशन में क्या एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 रुपए के बराबर शेयर कैपिटल में जाएगा और 1 रुपए के बराबर आपका किस में जाएगा प्रीमियम में। उसके दिए अमाउंट जब रिसीव होगा 5000 रुपये 5 40,000। उसी तरह आप कॉल की एंट्री करोगे, कॉल में क्या हो जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट या शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, कितना वैल्यू होगा 4 रुपए के हिसाब से 8000 में 4 बराबर 32,000 रुपए। इसमें आपका 1 रुपया क्या है प्रीमियम का वैल्यू है, प्रीमियम वैल्यू है और 3 रुपये बेसिक, तो 8000 गुने 3 इसको 24,000 शेयर कैपिटल में जाएगा और 1 रुपये के बराबर आपका प्रीमियम में जाएगा। ओवरऑल अमाउंट आपको कितना रिसीव होगा 32,000। नेक्स्ट क्या होगा अलॉटमेंट के समय जब प्रीमियम मिला बिग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 8000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹4 each। और आप इसके साथ लगा सकते हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम या विथ प्रीमियम, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हैं बिग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 8000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹5। यहां पे आप क्या लिखोगे बिग शेयर कॉल मनी ड्यू 8000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹4। यहां क्या लिखोगे बिग शेयर कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 8000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹4 each। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि कंपनी प्रीमियम का अमाउंट कुछ अमाउंट एप्लीकेशन के समय, कुछ अमाउंट अलॉटमेंट के समय और कुछ अमाउंट को कॉल के समय रिकवर कर रहा है। अब यहां पे एक्चुअली बात है कि कंपनी प्रीमियम का पैसा किसके साथ डिमांड करती है, तो कंपनी अमाउंट प्रीमियम का पैसा किसी पे भी डिमांड कर सकती है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ये नहीं शो कर रहा हो कि प्रीमियम का अमाउंट कंपनी ने किस पे डिमांड किया है, मतलब कंपनी शेयर एट प्रीमियम इशू कर रही है, लेकिन ये नहीं शो किया गया है कि कंपनी प्रीमियम का अमाउंट किस पे डिमांड कर रहा है, तो उस सिचुएशन में कंपनी अपने प्रीमियम का अमाउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेगी।
तो ऐसे सिचुएशन में जहां प्रीमियम का अमाउंट जहां आपके क्वेश्चन में नहीं दिया होता उसमें हम प्रीमियम के अमाउंट को अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे और ऐसे सिचुएशन में हम इंट्रीज में प्रीमियम सिर्फ अलॉटमेंट के साथ सोच सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 8000 शेयर 10+3 या आप देख रहे हैं ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट 7 में आपका 3 पीस क्या है प्रीमियम का अमाउंट है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन में अगर आपको बारे कुछ प्रीमियम के बारे में कुछ भी नहीं कर रहा हो तो प्रीमियम के साथ किसमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के साथ। इस सिचुएशन में देखिए आपका 8000 शेयर है 8000 में 3 इक्वल टू एप्लीकेशन का हो गया 24,000 शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो ऐसी सिचुएशन में आपका प्रीमियम का अमाउंट ओवरऑल अलॉटमेंट के साथ है। यहाँ पे अलॉटमेंट का वैल्यू 7 रुपीज आपका 8000 शेयर तो 8000 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 56,000 हो जाएगा। यहाँ पे 4 रुपये आपका बेसिक अमाउंट ₹3 आपका हो गया प्रीमियम का अमाउंट। ओवरऑल अलॉटमेंट का पैसा 56,000। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो भी प्रीमियम का वैल्यू है उसको मैंने कहा एडजस्ट किया अलॉटमेंट के साथ। यहां पे प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद कोई भी एंट्री प्रीमियम के अमाउंट को सिर्फ अलॉटमेंट के साथ दिखाया जाएगा और कॉल के वैल्यू में आप देख सकते हैं ओवरऑल 8000 शेयर कॉल मनी 3 रुपीज। तो आपका कॉल वैल्यू कितना डिमांड होगा 24,000। यहां पर खत्म होता है इशू ऑफ शेयर का बेसिक क्वेश्चन एट प्रीमियम के केस में। इसी तरह से इसका थर्ड सिचुएशन देखेंगे शेयर इशूड एट डिस्काउंट। इशूड एट डिस्काउंट मैंने आपको क्या बताया है कि एट डिस्काउंट करने का मतलब कि अगर कंपनी के द्वारा शेयर एट डिस्काउंट इशू किया जाता है तो एट डिस्काउंट का मतलब क्या होगा कैसे समझेंगे कि वो क्वेश्चन एट डिस्काउंट का है। मान लीजिए शेयर का कॉस्ट प्राइस आपका 10 रुपीज है लेकिन आपने उसे इशू किया कितने में 9 रुपए में। अब यहां पे बात आता है कि डिस्काउंट के अमाउंट को किसके साथ एडजस्ट किया जाए। तो ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि डिस्काउंट का अमाउंट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। डिस्काउंट के अमाउंट को हम किसी के साथ भी देख सकते हैं जहां पे क्वेश्चन दिया है। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि डिस्काउंट के अमाउंट को ऑन एप्लीकेशन के टाइम में दिखाना है तो आप डिस्काउंट के वैल्यू को एप्लीकेशन की एंट्री में एडजस्ट करेंगे। अगर डिस्काउंट के अमाउंट को कहा जा रहा है अलॉटमेंट के साथ आपको दिखाना है क्वेश्चन में दिया हुआ है तो डिस्काउंट की एंट्री को अलॉटमेंट के वैल्यू की अलॉटमेंट की एंट्री के समय दिखाएंगे। अगर डिस्काउंट के वैल्यू को क्वेश्चन में कॉल के समय दिया गया है एडजस्ट शो करने के लिए तो वहां पे डिस्काउंट के अमाउंट को हम कॉल के साथ एडजस्ट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है तो जनरली जिस तरह से प्रीमियम के वैल्यू को
अलॉटमेंट के साथ शो करते हैं, उसी तरह डिस्काउंट के वैल्यू को भी हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे अगर क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ भी ना दिया हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जैसे फर्स्ट सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कि शेयर को आपने 10 की जगह 3 रुपए डिस्काउंट देके 7 में इशू किया। यहां पर 3 रुपए इसलिए शो कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां शो कर रहा हूं कि यहां पे डिस्काउंट हम तीनों के साथ शो कर रहे हैं। मान लीजिए यहां पर 3 माइनस यहां पर 3 1 रुपए डिस्काउंट एप्लीकेशन के साथ है, तो एप्लीकेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 रुपीस। यहां पे 4 पे 1 रुपए डिस्काउंट हो गया, यहां पे भी 3 में 1 रुपया आपका डिस्काउंट हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप डिस्काउंट की एंट्री, आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि डिस्काउंट को तीनों के साथ एडजस्ट करना है, तो डिस्काउंट की एंट्री को तीनों के साथ दिखाएंगे। यहां पे आपका 8000 शेयर मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60000। डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई भी सामान डिस्काउंट बेच रहे हैं, कंपनी शेयर को एट डिस्काउंट पे बेच रही है, तो कंपनी के लिए क्या होगा, कैपिटल लॉस होगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स आपने पढ़ा होगा, गोल्डन रूल्स, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। डिस्काउंट के अमाउंट को जहां तीनों के साथ आपको एडजस्ट करना हो, तो यहां पे 1 रुपया तीनों पे डिस्काउंट शो कर रहे हैं, तो 8000 शेयर मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 16000। यहां पे आपका ओवरऑल एप्लीकेशन में कितना है 24, 3 के हिसाब से 24000, जिसमें कि 1 रुपया क्या हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट के केस में क्या होगा, आप यहां पे देख रहे हैं 1 रुपया डिस्काउंट है, 8000 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8000 2 रुपया के हिसाब से। अब यहां पे आप देख रहे हैं जनरली आप 2 रुपए के हिसाब से रिसीव होगा ना, क्योंकि 1 रुपया यहां पे क्या है डिस्काउंट का वैल्यू है। तो यहां पे डिस्काउंट कंपनी ने एंट्री किया एप्लीकेशन के साथ 1 रुपया कैपिटल लॉस, उसके बाद बैंक 8000 शेयर देख रहे हैं, ओवरऑल अमाउंट कितना है 4, ओवरऑल अमाउंट के हिसाब से अलॉटमेंट का वैल्यू कितना होगा 32000, जिसमें कि 1 रुपया आपका क्या है डिस्काउंट है। जब 1 रुपया आपका डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के वैल्यू से क्या होगा, कंपनी के लॉस, नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट। तो 1 रुपया डिस्काउंट 8000 रुपया 1, 3 रुपया आपका बेसिक हो गया, ओवरऑल 32000। यहां पे आपका 4 रुपए में 1 रुपया डिस्काउंट है, तो बेसिकली आपको कितना अमाउंट मिलेगा 3 के हिसाब से 8000 से मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 24000। अब आप यहां देखिए अलॉटमेंट के बाद यहां आते हैं कॉल पे आपका 3 रुपीस, 3 पे 1 रुपीस क्या है डिस्काउंट है। अब यहां 3 के हिसाब से यहां भी कंपनी के लिए क्या होगा लॉस होगा। अब यहां पे ओवरऑल अमाउंट कितना है 3 रुपया, 8000 के हिसाब से कितना हो गया 24000, 1 रुपया डिस्काउंट के बराबर 8000 गुना 1, बेसिक कितने बचे 2, 8000 गुना 2 इक्वल टू 16000। अब यहां पर रिसीव भी कितना होगा 16000, क्योंकि डिस्काउंट का वैल्यू नहीं मिलता, डिस्काउंट कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होगा। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि 1 रुपीस हर एक केस में मैं आपको डिस्काउंट दिखा रहा हूं। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है तब आप डिस्काउंट को तीनों के साथ एडजस्ट करते हैं। जनरली डिस्काउंट अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो तो इस सिचुएशन में डिस्काउंट को एडजस्ट किया जाता है किसके साथ अलॉटमेंट के साथ। अब इसका भी हम एक एग्जांपल देख सकते हैं।
अब यहां आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है। मान लीजिए कि एक 10 के शेयर को हमने अभी मैंने आपको बताया था कि आपने 7 में इशू किया है। ऑन एप्लीकेशन मान लीजिए दिया हुआ है आपका 2, यहां 5, यहां 3। अब यहां आप देख रहे हैं कि ओवरऑल शेयर का प्राइस क्या है, 10 रुपीज है, और इसमें आपका डिस्काउंट किसके साथ एडजस्ट करना ये नहीं दिया हुआ। तो ओवरऑल डिस्काउंट के वैल्यू को हम अलॉटमेंट के वैल्यू के साथ एडजस्ट करेंगे। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि ओवरऑल डिस्काउंट के वैल्यू को अलॉटमेंट के साथ इंक्रीज करेंगे। आपके एप्लीकेशन में क्या होगा, 8000 शेयर है, एप्लीकेशन वैल्यू कितना है 2 रुपीज, तो 8000 के हिसाब से आपके पास एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव होगा 60000। उस 60000 को आप कहां ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद आप अलॉटमेंट में देख सकते हैं 5 रुपीज दिया हुआ है, 8000 के हिसाब से आपका ओवरऑल 40000, 3 रुपए आपका डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8000 को 3 से गुणा करो। बेसिक आपका कितना हुआ 5 में से 3 का डिस्काउंट का, बाकी आपका हो गया 2 रुपया, जो कि इसका बेसिक वैल्यू जो इसे मिलेगा या जो आप उस शेयर होल्डर से डिमांड करोगे। अब यहां पे कॉल में देख सकते हैं आप, कॉल में डिस्काउंट है नहीं, 8000 शेयर के हिसाब से 8000 में 3 इक्वल टू 24000 रुपए, और आपको रिसीव भी होगा 24000। Means their call money received on 8000 share at the rate of ₹3 each। यहां पे आपका खत्म होता है बेसिक प्रैक्टिकल, और मैं अगले क्लासेस में कंपनी का अगला टॉपिक कॉस्ट इन एरियर और कॉस्ट इन एडवांस पे विद एग्जांपल मैं आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।